की महानता को नापने का सबसे बड़ा पैमाना है कि उसके साथ कितनी किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। इस हिसाब से तो मेजर ध्यानचंद का कोई जवाब नहीं था। हॉलैंड में लोगों ने उनकी हॉकी स्टिक तोड़वाकर देखी थी कि कहीं उसमें चुंबक तो नहीं लगा है। जापान के लोगों को अंदेशा था कि उन्होंने अपनी स्टिक में गोंद लगा रखी है। हो सकता है कि इनमें से कुछ बातें बढ़ा चढ़ाकर कही गई हों, लेकिन अपने जमाने में इस खिलाड़ी ने किस हद तक अपना लोहा मनवाया था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वियना के स्पोर्ट्स क्लब में उनकी एक मूर्ति लगाई गई थी जिसमें उनके 4 हाथ और उनमें 4 स्टिकें दिखाई गई थी। मानो पूर्व ओलंपियन कमांडर नंदी सिंह ने बीबीसी से बात करते हुए कहा था। अब दुनिया कहती है जी उनके हॉकी के साथ बॉल जो है चिपक जाता था। वो एक ऐसे प्लेयर थे जो कि बॉल को अपने पास रखते ही नहीं थे। ये गलत ख्याल है कि वो बहुत ड्रिबलिंग करते थे। वो बिल्कुल ड्रिबल नहीं करते थे। वो एकदम पास देते थे, सही पास देते थे और एक एक इंच का मिना हुआ पास देते थे जो कि आगे जिसको देना है पास, जिसको रिसीव करना है उसको कोई तकलीफ ना हो। उसके राइट फुट के सामने बॉल खड़ा हो और वो आगे लेके भागे। उनकी जो काबिलियत थी वो सबसे अच्छी वो थी गोल स्कोरिंग। किसी भी एंगल से वो गोल स्कोर कर सकते थे। कहीं भी हो उन्होंने बॉल जो है वो जैसा ऐसे है कि जो 2 पोल हैं उनके दिमाग में गड़े हुए और उनके बीच में से बॉल जाना है। उनकी स्कोरिंग पावर बहुत ही अच्छी थी। ध्यानचंद की सौम्यता और नेक नियति के सभी कायल थे। ध्यानचंद की पत्नी स्वर्गीय जानकी देवी ने एक बार बीबीसी को उनके बारे में एक दिलचस्प किस्सा सुनाया था। कलकत्ता गए खेलने को तो एक प्लेयर ने इनको एक सर में हॉकी मार दिया। उन्होंने उस लड़के का प्लेयर का कंधा थपथपाया। शाबाश बेटा, कोई बात नहीं है। अब 10 मिनट रह गए थे खेलने का। 10 मिनट में इनने 3 गोल ठोक दिए। तो कहने लगे मैंने बदला ले लिया। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में उनके साथ खेले और बाद में पाकिस्तान के कप्तान बने आईएनएस दारा ने वर्ल्ड हॉकी के एक अंक में लिखा था, ध्यान के पास कभी भी तेज गति नहीं थी, बल्कि वो धीमा ही दौड़ते थे, लेकिन उनके पास गैप को पहचानने की गजब की क्षमता थी। बाएं फ्लैंक में उनके भाई रूप सिंह और दाएं फ्लैंक में मुझे उनके बॉल डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत फायदा मिला। डी में घुसने के बाद वो इतनी तेजी से शॉट लगाते थे कि दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन गोलकीपर के लिए भी कोई मौका नहीं रहता था। 2 बार के ओलंपिक चैंपियन रहे केशव दत्त ने एक बार हमें बताया था कि बहुत से लोग उनकी मजबूत कलाइयों और ड्रिबलिंग के कायल थे, लेकिन उनकी असली प्रतिभा उनके दिमाग में थी। वो उस ढंग से हॉकी के मैदान को देख सकते थे जैसे शतरंज का खिलाड़ी चेस बोर्ड को देखता है। उनको बिना देखे ही पता होता था कि मैदान के किस हिस्से में उनकी टीम के खिलाड़ी और प्रतिद्वंदी मूव कर रहे हैं। याद कीजिए 1986 के विश्व कप फुटबॉल का फाइनल। माराडोना ने बिल्कुल ब्लाइंड एंगल से बिना आगे देखे 30 गज लंबा पास दिया था जिस पर बुरुचागा ने विजयी गोल दागा था। किसी खिलाड़ी की संपूर्णता का अंदाजा इसी बात से होता है कि वो आंखों पर पट्टी बांधकर भी मैदान की ज्योमेट्री पर महारत हासिल कर पाए। केशव दत्त का कहना है, जब हर कोई सोचता था कि ध्यानचंद शॉट लेने जा रहे हैं, वो गेंद को पास कर देते थे, इसलिए कि वो स्वार्थी नहीं थे, जो कि वो नहीं थे, बल्कि इसलिए कि विरोधी उनके इस मूव पर हतप्रभ रह जाएं। जब वो इस तरह का पास आपको देते थे तो जाहिर है आप उसे हर हाल में गोल में डालना चाहते थे। 1947 के पूर्वी अफ्रीका दौरे में उन्होंने केडी सिंह बाबू को गेंद पास करने के बाद अपने ही गोल की तरफ मुंह मोड़ लिया और बाबू की तरफ देखा तक नहीं। बाद में उनसे जब उनकी इस अजीब हरकत का कारण पूछा गया तो उनका जवाब था, अगर उस पास पर भी बाबू गोल नहीं मार पाते तो उन्हें मेरी टीम में रहने का कोई हक नहीं था। केजी कक्कड़ अपने जमाने के नामी कमेंटेटर और हॉकी खिलाड़ी थे। एक बार उन्होंने बीबीसी को पाकिस्तान में ध्यानचंद की लोकप्रियता का एक दिलचस्प किस्सा सुनाया। अफगानिस्तान में अगस्त के महीने में जश्न आज़ादी मनाया जाता है। मुझे 2 दफा मौका मिला कि मैं उस जश्न में शामिल हूँ। पहले 1949 में, जबकि भारत की इंडियन हॉकी फेडरेशन की टीम अफगानिस्तान गई हुई थी, और दूसरी दफा 1952 में, जबकि उन्होंने दादा ध्यानचंद को बुलाया हुआ था एज चीफ गेस्ट। ये जो जर्नी थी 1952 की, वो हमने दिल्ली से पेशावर तक
बाई ट्रेन की। और लाहौर पर जब हम आए वो पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका था, तो इतना हजूम था कि वहाँ के जो प्लेटफॉर्म टिकट थे वो खत्म हो गए। हर एक चाहता था कि वो दादा ध्यानचंद से मिले। और आप अगर जानते हैं कि दादा ध्यानचंद पंजाब रेजिमेंट में थे और सारी हॉकी उन्होंने पंजाब रेजिमेंट की तरफ से जेहलम में ही खेली, तो वहाँ के लोग जो थे वो दीवाने थे, फिदा थे, वो चाहते थे कि इस व्यक्ति के हम दर्शन करें। और जब वो गाड़ी पिशावर पहुंची, जो कि आखिरी पाकिस्तान का रेलवे डेस्टिनेशन है, तो वो गाड़ी 3 घंटे लेट थी और हमारे पास कितना खाना था मुझे मालूम नहीं, तो उस खाना को डिस्पोज करते हुए हमें बहुत मुश्किल हुई। 1936 के ओलंपिक खेल शुरू होने से पहले एक अभ्यास मैच में भारतीय टीम जर्मनी से 4-1 से हार गई। ध्यानचंद ने अपनी आत्मकथा गोल में लिखा, जब तक मैं जीवित रहूंगा इस हार को कभी नहीं भूलूंगा। इस हार ने हमें इतना हिलाकर रख दिया कि हम पूरी रात सो नहीं पाए। हमने तय किया कि इनसाइड राइट पर खेलने के लिए आईएनएस दारा को तुरंत भारत से हवाई जहाज से बर्लिन बुलाया जाए। जर्मनी के खिलाफ फाइनल मैच 14 अगस्त 1936 को खेला जाना था, लेकिन उस दिन बहुत बारिश हो गई, इसलिए मैच अगले दिन यानी 15 अगस्त को खेला गया। मैच से पहले मैनेजर पंकज गुप्ता ने अचानक कांग्रेस का झंडा निकाला, उसे सभी खिलाड़ियों ने सैल्यूट किया। उस समय तक भारत का अपना कोई झंडा नहीं था, वो एक गुलाम देश था, इसलिए यूनियन जैक के तले ओलंपिक खेलों में भाग ले रहा था। बर्लिन के हॉकी स्टेडियम में उस दिन 40,000 लोग फाइनल देखने के लिए मौजूद थे। देखने वालों में बड़ौदा के महाराजा और भोपाल की बेगम के साथ साथ जर्मन नेतृत्व के चोटी के लोग मौजूद थे। हाफ टाइम तक भारत सिर्फ 1 गोल से आगे था। इसके बाद ध्यानचंद ने अपने स्पाइक वाले जूते उतारे और नंगे पांव खेलने लगे। इसके बाद तो गोलों की झड़ी लग गई। दारा ने बाद में लिखा, 6 गोल खाने के बाद जर्मन रफ हॉकी खेलने लगे। उनके गोलकीपर की हॉकी ध्यानचंद के मुंह पर इतनी जोर से लगी कि उनका दांत टूट गया। उपचार के बाद मैदान में वापस आने के बाद ध्यानचंद ने खिलाड़ियों को निर्देश दिए कि अब कोई गोल नहीं मारा जाए, सिर्फ जर्मन खिलाड़ियों को यह दिखाया जाए कि गेंद पर नियंत्रण कैसे किया जाता है। इसके बाद हम बार बार गेंद को जर्मन डी में ले जाते और फिर गेंद को बैक पास कर देते। जर्मन खिलाड़ियों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया और उसमें 3 गोल ध्यानचंद ने किए। ध्यानचंद के पुत्र और म्यूनिक ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता अशोक कुमार ने बीबीसी को बताया, 72 की बात है, मैं प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ पर हमारी टीम मौजूद थी ग्राउंड के ऊपर और हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो एकाएक मैंने देखा कि एक स्ट्रेचर के ऊपर एक शख्स चले आ रहे हैं, लोग उनको लेके आ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, इंक्वायर किया कि अशोक कुमार कौन है, तो उन्होंने पता तो मुझसे मिलने आए और उसके बाद वो इतने भावपूर्ण तरीके से उन्होंने मुझसे बातें करी ध्यानचंद के बारे में। और उस टाइम की कटिंग्स जो 36 की कटिंग्स जर्मन में निकली थी वो उन्होंने मुझे दिखाई और एक बंडल जो था वो पूरा दिखाया कि ये तुम्हारे पिताजी ध्यानचंद, फादर योर फादर वाज लाइक दिस लाइक दैट, लाइक छोटी टूटी फूटी अंग्रेजी में, बट आई कुड अंडरस्टैंड क्या कहना चाहते हो। तो ध्यानचंद के अंदर ऐसी क्या खास बात रही होगी उस जमाने में, 36 में ब्रिटिश आर्मी में रहे और सिपाही से मेजर के पद तक पहुंचे, ये भी एक बहुत बड़ी बात उस जमाने में जबकि हम गुलाम देश के निवासी थे। लेकिन उन्होंने भी उतनी महत्ता दी उनको कि एक मामूली सिपाही को उन्होंने एक ऑनरी मेजर का पद दिया। भारत लौटने के बाद ध्यानचंद के साथ एक मजेदार घटना हुई। फिल्म अभिनेता पृथ्वीराज कपूर ध्यानचंद के फैन थे। एक बार मुंबई में हो रहे एक मैच में वो अपने साथ नामी गायक कुंदनलाल सहगल को ले आए। ध्यानचंद पर लिखी एक किताब में निकेत भूषण लिखते हैं, हाफ टाइम तक कोई गोल नहीं हो पाया। सहगल ने कहा कि उन्होंने दोनों भाइयों का बहुत नाम सुना है। मुझे ताज्जुब है कि आप में से कोई आधे समय तक एक गोल भी नहीं कर पाया। रूप सिंह ने तब सहगल से पूछा कि क्या हम जितने गोल मारें उतने गाने हमें आप सुनाएंगे। सहगल राजी हो गए। दूसरे हाफ में दोनों भाइयों ने मिलकर 12 गोल दागे, लेकिन फाइनल विसिल बजने से पहले सहगल स्टेडियम छोड़कर जा चुके थे। अगले दिन सहगल ने अपने स्टूडियो तक आने के लिए ध्यानचंद के पास अपनी कार भेजी, लेकिन जब ध्यानचंद वहां पहुंचे तो सहगल ने कहा कि गाना गाने का उनका मूड उखड़ चुका है। ध्यानचंद बहुत निराश हुए कि सहगल ने नाहक ही उनका समय खराब किया। लेकिन अगले दिन सहगल खुद अपनी कार में उस जगह पहुंचे जहां उनकी टीम ठहरी हुई थी और उन्होंने उनके लिए 14 गाने गाए। ना सिर्फ गाने गाए बल्कि उन्होंने हर खिलाड़ी को एक एक घड़ी भी भेंट की। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी गए
क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। रेहान फदल, BBC, दिल्ली।